Hey everyone, welcome back to another session. This is Anand welcoming all of you on this rank booster series. तो नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है और इस सीरीज में हम लोग आज करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को लेने वाले हैं, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से ऑलमोस्ट प्रीवियस 4-5 ईयर्स में एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 12 मार्क्स तो आपके जरूर पक्के बन जाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको जितने रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज, थियरी, सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वैसे हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में कवर करेंगे। आई विल ट्राई कि ये वीडियो बहुत छोटा हो सके, एज शॉर्ट एज पॉसिबल। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर। इस वाले टॉपिक में हम लोग को क्या याद रखना है? हम लोग को याद रखना है कि जब भी किसी कंडक्टर में या किसी भी मीडियम में पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा, इफ द पॉजिटिव चार्जेस आर फ्लोइंग, तो वहां पे करंट का डायरेक्शन सेम होगा एज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। एंड निगेटिव चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं, इफ निगेटिव चार्जेस आर फ्लोइंग, तो डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी अपोजिट टू इट। एक चीज याद होनी चाहिए, अपने को पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन क्या है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सबसे पहले आता है इंस्टेंटेनियस करंट का। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। इसमें कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं? आपको बोल दिया रहेगा किसी कंडक्टर में चार्ज टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, फाइंड करंट एट सम गिवन टाइम इंस्टेंट, तो आपको बस डेरिवेटिव लेके सॉल्व करना है। और एक तो है डेरिवेटिव वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें डेरिवेटिव लेके सॉल्व करना होगा, पर ऐसे क्वेश्चन सब पूछे नहीं जाते हैं। दूसरा जो तरीका है इसके क्वेश्चन बनने का वो है स्लोप वाला, स्लोप ऑफ क्यू वर्सेस टी ग्राफ। आपको क्यू वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ग्राफ दिया रहेगा, आपको पूछ लेगा कि फाइंड करंट एट सम गिवन इंस्टेंट, तो स्लोप निकाल लेना, यू विल गेट द स्लोप। इसके बाद आता है एवरेज करंट का वैल्यू। व्हाट इज एवरेज करंट? एवरेज करंट इज गिवन एज डेल्टा क्यू, टोटल चार्ज फ्लोन डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। चार्ज फ्लोन का क्या मतलब है कि अगर किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, लेट सपोज कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड यहां से लेट सपोज 5 कूलम ऑफ चार्ज राइट साइड ट्रेवल करते हैं, एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड यानी t इक्वल्स टू 4 सेकेंड तक मैंने क्या देखा कि बचे हुए 4 कूलम चार्ज रिटर्न भी आ गए बाय मींस ऑफ एनी कनेक्शन। हम लोग ने 5 कूलम चार्ज पहले 2 सेकेंड में उधर फेंका, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 4 कूलम यहाँ पर आया। तो टोटल टाइम पीरियड अगर मैं 4 सेकेंड का लूं, टोटल टाइम इंटरवल 4 सेकेंड का लूं, तो 4 सेकेंड में 5 उधर गया, 4 इधर गया, यानी टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ? 1 कूलम। तो इस तरीके से आप एवरेज करंट निकाल सकते हो। एवरेज करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई? क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है एम्पियर। एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। इसका डायमेंशन वगैरह सब याद रख लेना। स्पेसिफिकली जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं, तो इन केस ऑफ कंडक्टर्स व्हाट हैपेंस कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब तक हम इन्हें पोटेंशियल डिफरेंस अटैच नहीं करते हैं, these free electrons move randomly in any possible direction। किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्टली ये मोशन करते रहते हैं, रिटर्न भी आ जाते हैं। एंड वैसे इतना लंबा मोशन नहीं करते, ये रैंडम मोशन में ज्यादा बता दिया, बट ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दे हैव सम एवरेज थर्मल एनर्जी। एंड जो थर्मल स्पीड होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, इसलिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0, बट एवरेज थर्मल स्पीड इज नॉन जीरो। एवरेज थर्मल स्पीड इज नॉन जीरो। इट इज अबाउट 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड, बट वो वैल्यूज अपने को नहीं याद होने चाहिए, ये थियरी अपने को पता होनी चाहिए कि थर्मल वेलोसिटी 0 होती है, एवरेज थर्मल स्पीड नॉन जीरो होता है। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग को इतनी चीजें आपको इसमें याद होनी चाहिए। इसके फॉर्मुलेस कैसे बनते मैंने बता दिया। कंडक्टर्स अंडर पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट हैपेंस कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दूं, लेट सपोज लाइक दिस, एक कंडक्टर है जिसको मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच कर दिया है, तो वी नो दैट कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देंगे। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली गोइंग टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसे हम बोलते हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग। पर इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली इस तरीके से ड्रिफ्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने रैंडम मोशन के साथ ही ड्रिफ्ट करते हैं, समवॉट लाइक दिस, कि इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 मोशन करके आगे बढ़ रहा है। सो बेसिकली पहले पार्टिकल यहाँ पे था, पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब आगे की तरफ थोड़ा सा ड्रिफ्ट कर चुका है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें सबसे पहले अपने को जो याद होना चाहिए कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी हियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज E कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। अगर वेक्टर के टर्म्स में बात करूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नेगेटिव
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायरेक्शन वाइज इट इज निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपने पास फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। टाउ किसका फॉर्मूला है? टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। बेसिकली इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन इलेक्ट्रॉन्स। इफ अगर किसी कंडक्टर के पास उसके पास चार्ज की या इलेक्ट्रॉन्स की जो चार्ज डेंसिटी है वो n है, n इज व्हाट? इट इज चार्ज डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है इसके पास। अगर मुझे चार्ज डेंसिटी n दी हुई है एंड इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो इसमें से जितने भी इस किसी भी क्रॉस सेक्शनल यूनिट एरिया से जितने भी करंट पास हो रही है, दिस करंट इज गिवन एज I इक्वल्स टू NEAVD। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट यू शुड रिमेंबर कि अगर किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट इतना होता है। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट है कि वॉट एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर मैं इसका रेशियो ले लूं I/A, सो दिस इज कम अप टू NEVD एंड दिस रेशियो इज नथिंग बट नोन एज व्हाट? करंट डेंसिटी ऑफ दिस कंडक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी ऑफ दिस कंडक्टर विच इज NEVD। इसका क्या फॉर्मूला है? करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है करंट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट याद रखना ये वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके परपेंडिकुलर करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेट मी जस्ट शिफ्ट इट लिटिल बिट। J कैसी क्वांटिटी है? J इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका क्या डायरेक्शन है ये भी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1, 2 और ये 3 फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेट्स मूव अहेड यूजिंग ओम्स लॉ इन अ सर्किट। अब सर्किट में जब हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं तो सर्किट में ओम्स लॉ का जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो V इक्वल्स टू IR नहीं बल्कि J इक्वल्स टू सिग्मा E है। यस यू हर्ड मी राइट, J इक्वल्स टू सिग्मा E ये सबसे करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। यहाँ पे J है वही करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है? सिग्मा है कंडक्टिविटी एंड E है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी होती है। करंट डेंसिटी यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इट इज वेरी डिफरेंट। यहाँ से एक टाइप का क्वेश्चन आप इमेजिन कर सकते हो कि लेट सपोज अपने पास कुछ इस तरीके का कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग है दोनों एंड में। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। और हमें बोल दिया गया है कि इस कंडक्टर में एक स्टेडी स्टेट करंट फ्लो हो रहा है। कैसा करंट फ्लो हो रहा है? स्टेडी करंट। इट मीन्स व्हाट? कि हर क्रॉस सेक्शनल एरिया से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है? लेट सपोज I, तो यहाँ से भी कितना करंट जाएगा? I। बट इफ यूल सी यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत कम है, नैरो है, और यहाँ पे ब्रॉड है, तो बाकी सारे जो क्वांटिटीज है वो चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे करंट सेम हो गया, करंट डेंसिटी के बीच का रिलेशन पूछ लिया जाए J के बीच का कि J1 एंड J2, यानी इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी का वैल्यू और इस पॉइंट पे करंट डेंसिटी का वैल्यू क्या है, तो वी नो दैट कि J इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है इसलिए J1 विल बी ग्रेटर देन J2। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस 2 पॉइंट्स, E1 और E2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से इफ J1 इज ग्रेटर देन J2 सो E1 हैज टू बी ग्रेटर देन E2, क्योंकि मटेरियल सेम है तो सिग्मा हमेशा सेम रहेगा विच इज कंडक्टिविटी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी इसमें बनाए जाते हैं। तो लेट्स मूव अहेड विद सम क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉलम 1 एंड 2। तो यहाँ पे देखो यार, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग को पता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है E कैपिटल E बाई m टाउ। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला J इक्वल्स टू NEVD। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, अगर एक चीज आपने देखा होगा J इज इक्वल्स टू सिग्मा E में सिग्मा इज दी कंडक्टिविटी, तो सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय रो विच इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे J इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाय रो E, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E बाई J। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो कौन सा है? दिस इज ऑप्शन S। और लास्ट में बचा रिलैक्सेशन पीरियड विच इज रिलैक्सेशन टाइम। तो डायमेंशन एनालिसिस से आप चेक कर सकते हो कि इसका डायमेंशन करेक्ट है या नहीं। सो दिस विल बी द करेक्ट मार्किंग ऑफ ABCD यहाँ पे कॉलम 2 में। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को कॉपर वायर का लेंथ दे दिया है 10, लेंथ इज इक्वल्स टू 10 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दे दिया है? रेडियस दे दिया है 10 पावर -2 बाय रूट पाई मीटर्स, यानी मैं एरिया निकाल सकता हूँ। एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर। बाकी क्या बोला है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इसका दे दिया विच इज नथिंग बट 10 ओहम एंड वी हैव करंट डेंसिटी। वी नीड टू फाइंड द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे दिया भाई 10 वोल्ट पर मीटर।
हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है करंट डेंसिटी विच इज जे। तो बेसिकली हम लोग को पता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, वेयर सिग्मा इज 1/ρ इंटू ई। और हम लोग क्लास 10 से जानते ही है कि रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो लेंथ डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रो इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एरिया डिवाइड बाय लेंथ। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो J विल बी रिटन एज LE डिवाइड बाय RA। सारे वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर 10 इंटू 10 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10 और एरिया कितना है 10 पावर -4। तो यहाँ पे 10 से गायब हो जाएगा, विल गेट 100 डिवाइड बाय 10 पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो विल गेट 10 पावर +5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो कोई है क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए, यस। तो ऐसे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, रेजिस्टेंस पे चर्चा। तो हम लोग ने अभी देखा कि J इक्वल्स टू सिग्मा ई। इसका अगर पूरा डेरिवेशन आप देखोगे एनसीईआरटी की बुक में तो उस डेरिवेशन से हमें मिल जाता है R इज इक्वल्स टू नथिंग बट रो L बाई A। ये तो जनरल फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, पर यहाँ पे याद रखना ये लेंथ वो है, लेंथ इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन के पैरेलल जो लेंथ है हम वो लेते हैं। एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं और उसके पैरेलल का लेंथ लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग को कंडक्टर का शेप अलग अलग दे दिया जाए तो वहां पे आपको L और A का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, जिस डायरेक्शन में करंट पूछा है, जिस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस पूछा है, उस डायरेक्शन में आपको L और A लेना पड़ेगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं, कभी कभी आप लोग को बोल दिया जाता है एक वायर है जिसका लेंथ हमने इंक्रीज कर दिया है या उसका एरिया डिक्रीज कर दिया है व्हाटएवर। तो वहां पे आपको एक चीज याद रखनी है, वायर का मैं लेंथ या एरिया कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करूं, वॉल्यूम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। सो बीवेयर, क्योंकि आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादातर परसेंटाइल एरर या परसेंटेज एरर निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। तो जैसे अगर मान लो लेंथ चेंज कर रहा है, लेंथ डिक्रीज हो रहा है और बोल रहा है कि द चेंज इन लेंथ इज 2%, देन फाइंड चेंज इन रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, वी नो दैट R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। तो लेंथ तो चेंज हो ही रहा है पर एरिया भी चेंज हो रहा है, तो मुझे एरिया वाला जो टर्म है ना उसे गायब करना है। तो व्हाट आई विल डू, मैं लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा रो L स्क्वायर डिवाइड बाय A इंटू L। A इंटू L क्या है, A इंटू L बेसिकली वॉल्यूम है, तो दिस विल बिकम रो L स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। एंड वी नो दैट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दिस विल बिकम 2 रो L बाई L। तो लेंथ में अगर 2% का चेंज आ रहा है तो रेजिस्टेंस में 4% का चेंज आएगा। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो वॉल्यूम वाले मेथड से। रेजिस्टेंस की बात हो ही रही है तो देखो रेजिस्टेंस अलग अलग लेंथ के, अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया के मटेरियल का अलग हो सकता है, बट रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इट विल कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। एक मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज वेरी सिमिलर टू डेंसिटी, अमाउंट पे नहीं, कौन सा मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रो इज कांस्टेंट फॉर एनी मटेरियल। रो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टू नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के साथ साथ रो यानी रेजिस्टिविटी चेंज होती रहती है। अब यहाँ पे अपने पास 3 मटेरियल्स है, कौन कौन से, कंडक्टर, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में बेसिकली जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते जाती है। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं होता है, पर हाँ नॉन मेटल से ज्यादा मैं यहाँ पे एलॉयज की बात करूंगा क्योंकि एलॉयज वाला जो टर्म है वो बेसिकली बुक्स में नहीं मिलता है। तो नॉन मेटल से ज्यादा हम एलॉयज की बात करेंगे। एलॉयज में क्या होता है, ये जो इंक्रीमेंट है ना बहुत ज्यादा नहीं होता है, इट इज मोर और लेस लीनियर टाइप का वेरिएशन होता है। पर कंडक्टर्स में यानी मेटल्स में ये एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और सेमीकंडक्टर में तो उल्टा ही होता है। सेमीकंडक्टर में ये जो ग्राफ है टेम्परेचर के साथ साथ रो का जो ग्राफ है वो बेसिकली डिक्रीज होने लगता है। एंड वी ऑल नो दिस, हम लोग ये थियरी पढ़ चुके हैं। तो ये आपको ग्राफ याद होना चाहिए। ये नॉन मेटल्स के लिए नहीं, ये बेसिकली एलॉयज के लिए हम लोग ने बनाया है क्योंकि एलॉयज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एलॉयज का अल्फा बहुत कम होता है, इसलिए जब टेम्परेचर के साथ साथ इनके रेजिस्टिविटी में चेंज भी बहुत कम देखने मिलता है। एंड मेटल्स का अल्फा ज्यादा होता है तो टेम्परेचर के साथ साथ जल्दी जल्दी ज्यादा कोलिजन बढ़ता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी ज्यादा बढ़ता है। तो अपने को यहाँ पे एक चीज पता होना चाहिए कि जो एलॉयज होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है
वो बेसिकली एट गिवन टेम्परेचर सेमीकंडक्टर से भी ज्यादा होती है और सबसे कम किसकी होती है, कंडक्टर्स की। बट जो अल्फा है वो अल्फा एलॉयज का कम होता है कंपेयर टू कंडक्टर्स के। अल्फा इज बेसिकली टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये मेटल्स में या आप बोल सकते हो कंडक्टर्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे जल्दी जल्दी रेजिस्टिविटी बढ़ती है। एलॉयज में ऐसा नहीं होता, इट इज वेरी। एंड अल्फा अगर सेमीकंडक्टर की बात करूं वो तो निगेटिव होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टिविटी कम हो रही है। अगर रेजिस्टेंस की बात कर ही रहे हैं तो हम लोगों को ओहम्स लॉ नहीं भूलना चाहिए कि ओहम्स लॉ है क्या। ओहम्स लॉ अगर किसी सर्किट में हम लोग मैक्रोस्कोपिकली पढ़ते हैं तो किसी भी दो पॉइंट के, किसी भी कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, लेट्स सपोज V और ये 0 है, so whatever potential drop here we know that this potential difference is basically equals to IR, current flowing through this and resistance of this material। ये जो भी कंडक्टर इसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जब हम लोग I वर्सेस V ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी डेल्टा V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलती है। एंड दिस स्ट्रेट लाइन ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट्स कि ये जो भी डिवाइस है, जो भी हम लोग ने सर्किट में अटैच किया है, इट इज एन ओहमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस का मतलब बस इतना ही है कि इसका जो I वर्सेस डेल्टा V का कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स के लिए जरूर पढ़ा होगा I वर्सेस V वाला ग्राफ, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के लिए। तो फॉरवर्ड बायस के लिए वो कुछ ऐसा एंड रिवर्स बायस के लिए कुछ ऐसा आता है, विच इज नॉन लीनियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओहमिक डिवाइसेस, क्योंकि ये ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो भी स्ट्रेट लाइन बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओहमिक डिवाइसेस। अब देखो इस स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप है ना, इस ध्यान में अगर मैं देखूं तो स्लोप हम लोगों को क्या मिल जाएगा, y वर्सेस x, तो I बाई डेल्टा V। अगर मैं यहाँ से I बाई डेल्टा V देखूं तो ये हो जाएगा 1 बाई R। तो कभी कभी क्वेश्चन ना हम लोग को ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इफ वी हैव अ ग्राफ ऑफ I वर्सेस V फॉर अ सेम मटेरियल एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, I वर्सेस डेल्टा V का ग्राफ दे दिया है और हम लोग को दो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ पूछ लिया गया, लेट सपोज कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर, मटेरियल सेम है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। हम लोग को बोल रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो वी कैन सी कि यहाँ पे जो θ2 है इट इज लेस देन θ1, तो अपन बोल सकते हैं सिंस tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2, स्लोप बड़ा है। स्लोप बड़ा है यानी 1/r बड़ा है, 1/r बड़ा है यानी रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1 इज लेस देन रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T2। अब डिपेंड करता है, अगर ये मेटल के लिए बोला गया है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो फॉर मेटल्स, अगर मैं मेटल्स इसमें बोल दूं, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कौन सा मटेरियल है, तो वी कैन से फॉर मेटल्स T1 इज ग्रेटर देन T2, क्योंकि T1 पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है। और भी बचे हुए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है 10-12 मिनट का वीडियो हो चुका है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज सबको शेयर कर देना चैनल, ताकि जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं सबका एक क्विक रिवीजन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए की प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, बाय।